हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ओवेस टॉप 10 के बारे में ही। टास्क 21 पर थे हम, क्योंकि टास्क 20 तक हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। सेवेरिटी 8 इनसिक्योर डी सीरियलाइजेशन, इस पोर्शन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहता क्या है, अभी हम रीड करते हैं। Insecure deserialization is a vulnerability which occurs when untrusted data is used to abuse the logic of an application. अब ये चीज़ एक्यूनेटिक्स के 2017 वाले वर्जन से लिया गया है कि इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन होता क्या है। ये एक टाइप की वल्नरेबिलिटी है जिसमें अनट्रस्टेड डेटा, ऐसा डेटा जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, उसका इस्तेमाल करके किसी भी एप्लीकेशन के लॉजिक को अब्यूज़ किया जा सकता है, उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, अभी हम कुछ सिंपल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दिस डेफिनेशन इज स्टिल क्वाइट ब्रॉड टू से द लीस्ट। सिंपली, इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन इज रिप्लेसिंग डेटा प्रोसेस्ड बाय एन एप्लीकेशन विद द मैलिशियस कोड। यहाँ पर सिंपल शब्दों में कुछ चीज़ बता रखी है कि ना, जो इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटा जिसको हम प्रोसेस कर रही है हमारी एप्लीकेशन, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है उस डेटा को मैलिशियस कोड से, allowing anything from DOS to RC that the attacker can use to gain a foothold in a pen testing scenario. अब इसके अंदर क्या होता है कि अटैकर या फिर हैकर वो मैलिशियस कोड जो भी उसने पुट किया है वो उससे डोस भी कर सकता है एंड वो उससे आरसी तक कर सकता है। अगर आपको डोस नहीं पता तो डोस हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस को, एंड आरसी हम बोलते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। इसका मीनिंग ये है छोटे से छोटा टास्क एंड बड़े से बड़ा टास्क यहाँ पर करवाया जा सकता है। दैट द अटैकर कैन यूज टू गेन अ फुट होल्ड इन अ पेन टेस्टिंग सिनेरियो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते वक्त अटैकर इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। Specifically, this malicious code leverages the legitimate serialization and deserialization process used by the web application. इसके अंदर जो malicious code है ना, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, सीरियलाइजेशन का और डीसीरियलाइजेशन का, जो कि वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। We will be explaining this process and why it is so commonplace in modern web applications. अब इसके अंदर हम इसी पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और हम ये भी चीज़ समझेंगे कि आखिर ये इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है आज जो हम वेब एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। OS रैंक दिस वल्नरेबिलिटी एस 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब जो इस वल्नरेबिलिटी की रैंक है वो 10 में से 8 नंबर पे आती है। यहाँ पर हम इसके कुछ रीजंस देख लेते हैं। पहला तो क्या है, लो एक्सप्लॉइटेबिलिटी। This vulnerability is often a case by case basis. There is no reliable tool or framework for it. अब ये जो vulnerability है ना, ये केस बाय केस चेंज भी हो सकती है। कुछ केसेस में एक्सप्लॉइट होएगी, कुछ में नहीं होएगी, बिकॉज मैंने यही चीज़ बताई कि इसकी जो भी डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। कोई एक स्पेसिफिक टूल या फ्रेमवर्क नहीं है इसको चेक करने के लिए। ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, हमें ये पता है कि ये स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी है, ये इस नई फ्लैग से तो ये इस नई टूल से तो ओपन अप हो जाएगी या फिर एक्सप्लॉइट हो सकती है। बट जो इसकी डेफिनेशन है ना, वो ही इतनी ज़्यादा ब्रॉड है कि इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक टूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, अटैकर्स नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनर वर्किंग्स ऑफ द TOE। TOE का मीनिंग हम एक बार आगे देखेंगे। इसके नेचर की वजह से ही अटैकर्स को ये समझना होता है कि जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, हम जिसके ऊपर ये चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, हम उसकी इनर वर्किंग को समझते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ ना, जितने भी बिजनेस लॉजिक बग्स होते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को हैक कर रहे हो एंड उसमें जितने भी बिजनेस लॉजिक बग्स होंगे, हमें उनको टेस्ट करने के लिए पहले वेबसाइट को गो थ्रू करना पड़ेगा कि आखिर वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स है, वेबसाइट को कौन कौन यूज़ करता है, उसके अटैकिंग सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग यूज़ केस आ जाते हैं। द एक्सप्लॉइट इज़ ओनली एज डेंजरस एज द अटैकर स्किल परमिट्स। वही बात मैंने कही कि ये डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या कहता है कि ये जो भी इसका एक्सप्लॉइट होगा ना,
वो उतना ही डेंजरस होगा जितना अटैकर या फिर हैकर उसको बना सकता है। द वैल्यू ऑफ डेटा दैट इज एक्सपोज्ड, तो यहाँ पर क्या कहता है कि उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि हैकर की स्किल्स है कि कितना डेटा यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है। एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, समवन who can only cause a DOS will make the application unavailable. The business impact of this will vary on the infrastructure. Some organization will recover just fine, others, however, will not. अब यहाँ पर इन्होंने एक अटैकर का एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक अटैकर सिर्फ वहाँ पर डोस ही कर पाता है एप्लीकेशन में, तो जो इसका बिजनेस इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएंगी, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को रिकवर करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, व्हाट्स वल्नरेबल, कि आखिर वल्नरेबल होता क्या है। एड समरी, अल्टीमेटली एनी एप्लीकेशन दैट स्टोर्स और फैचेस डेटा where there are no validations or integrity checks in place for the data queried or retained. A few examples of the applications of this nature are e-commerce sites, forums, APIs, एप्लीकेशन रन टाइम्स। अब इन्होंने एप्लीकेशन रन टाइम्स में एग्जांपल दिया है टॉम कैट का, जेनकिंस का, जेबोस का। अब वल्नरेबल है क्या क्या चीज़ इस टाइप की वल्नरेबिलिटी से। अब जो इसकी डेफिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, तो इन्होंने जो इसका वल्नरेबल वाली चीज़ भी बताई है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड बताई है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है या फिर डेटा को फेच किया जाता है, पर ये सब करते वक्त कोई भी वैलिडेशन नहीं होता, कोई भी इंटीग्रिटी चेक नहीं होता कि जो भी क्वेरी उसके अंदर प्रोसेस हो रही है उसको लेके। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, ई कॉमर्स साइट्स, फोरम्स, APIs और एप्लीकेशन रन टाइम्स। यहाँ पर जेनकिंस, जेबोस, टॉमकैट इस टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं। हु डेवलप्ड द टॉमकैट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हिंट है द फुल नेम। ओके, टॉमकैट का मुझे याद तो नहीं है कि टॉमकैट किसने बनाया था, तो इसको हम गूगल कर सकते हैं। वैसे तो नहीं, रुको, टॉमकैट को बनाया था अपाचे ने बनाया था, तो टॉमकैट के लिए द अपाचे सॉफ्टवेयर, टॉमकैट को अपाचे ने बनाया था ना, फाउंडेशन। करेक्ट है, ठीक है। देखो, अगर आपको नहीं पता तो अपाचे ने कई सारी सर्विसेज बना रखी हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन है हमारे पास टॉमकैट। व्हाट टाइप ऑफ अटैक दैट क्रैशेस सर्विसेज कैन बी परफॉर्म विद द इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। डोस अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस एंटर करेंगे, करेक्ट है। टास्क 21 क्लियर है आपको? प्रेम, सनी, बिकॉज इसके बाद अब हमें यहाँ पे ऊप्स के भी थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने हैं एंड एक एक करके हम आगे भी इन चीज़ों को चेक करेंगे। थोड़ा सा इसमें प्रोग्रामिंग वाली चीज़ भी आ जाती है। तो नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अ प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने उठा रखे हैं ऊप्स से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। एंड हर एक ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेट, एक होता है बिहेवियर। एग्जाम्पल अगर मैं दूर रियल लाइफ से भी, तो मान के चलो कि फ़ैन, पंखा, पंखे की स्टेट क्या है वो हमें पता है कि किस तरीके से दिखता है। एंड पंखा कर क्या सकता है, बिहेवियर अगर हम पंखे का देखें तो पंखा घूम सकता है, रोटेट कर सकता है पंखा। सिंपली, objects allow you to create similar lines of code without having to do the legwork of writing the same lines of code again. यहाँ पर क्या कहता है कि जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है ना, हम उसकी मदद से सिमिलर लाइन ऑफ कोड, मतलब जो लाइन का कोड पहले लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट से हम उनको रेफ़र कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या कहता है, एग्जाम्पल,
For example, a lamp would be a good object. Lamps can have different types of bulb. This would be their state as well as being either on and off as their behavior. तो यहाँ पर लैंप का एग्जाम्पल दिया गया है कि लैंप एक ऑब्जेक्ट है जिसके यहाँ पर अलग अलग बल्ब्स लगाए जा सकते हैं. अब यहाँ पर उसके ऑन और ऑफ करने की जो भी कैपेसिटी एक्शन को बिहेवियर बता रखा है. तो जो उसकी स्टेट थी वो लैंप के बारे में बता रखा था, एंड जो उसका बिहेवियर है आखिर वो क्या काम करता है वो बिहेवियर में आता है. Rather than having to accommodate every type of bulb and whether or not the specific lamp is on or off, you can use methods to simply alter the state and behavior of the lamp. यहाँ पर क्या कहता है कि ना हमें हर बार स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि बल्ब का टाइप कौन सा है, कि बल्ब ऑन है या ऑफ है. सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो इस चीज़ के लिए ना आपको एटलीस्ट ऊप्स के बारे में पता होना चाहिए. एक बार आप मुझे येस या नो करके बताना सनी एंड प्रेम कि आपको ऊप्स पता है या नहीं पता. ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाली चीज़ है. प्रेम कह रहे हैं नहीं पता. व्हाट अबाउट सनी? जावा या पाइथन में कभी ऊप्स किया है? देखो ऊप्स के ऊपर प्रॉपर सीरीज बनाई जा सकती है अलग. अभी तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ऊप्स समझना है तो आप जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है, आप जस्ट गूगल पर जाइए, लिखिए जावा टी पॉइंट ऊप्स, आपको मिल जाएगा. अगर जावा टी पॉइंट से समझ नहीं आता या दिक्कत है तब आप यूट्यूब पर जा सकते हैं. कुणाल कुशवाहा पर मिल जाएगा, अपना कॉलेज पर मिल जाएगा, कोड विद हैरी पर भी मिल जाएगा ऊप्स के बारे में. ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या कहता है. सेलेक्ट द करेक्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इफ़ अ डॉग वो स्लीपिंग वुड दिस बी अ स्टेट और बिहेवियर. देखो वो स्लीपिंग वाला वर्ब वाली चीज़ आ गई ना. वर्ब मतलब होता है काम. जहाँ पर भी काम आ रहा हो वहाँ पर वो उस चीज़ का बिहेवियर होता है. तो इसका आंसर क्या है? अ बिहेवियर. इतना पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए. अगर टास्क 22 आपको क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हो. टास्क 22 में बेसिकली इतनी बात बता रखी है कि ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें होती हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं. एक होता है स्टेट और एक होता है बिहेवियर. स्टेट मतलब वो किस वे में एग्जिस्ट करते हैं, बिहेवियर मतलब उनका काम. एग्जाम्पल यहाँ पर डॉग का दे रखा है कि अगर एक डॉग सो रहा है तो क्या वो उसकी स्टेट होगी या उसका बिहेवियर होगा? उसका बिहेवियर होगा, बिकॉज यहाँ पर ये चीज़ें वर्ब के अंदर काउंट होती हैं एंड जितना भी काम है वो बिहेवियर में आएगा. अगर आपको इतना क्लियर है देन आप यस लिख दो. सनी एंड प्रेम. ओके, प्रेम को क्लियर है. व्हाट अबाउट सनी? गाइस आप रिस्पॉन्स दोगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा, बिकॉज टास्क 23 है हमारा डी सीरियलाइजेशन. ओके, तो अभी हम देखते हैं डी सीरियलाइजेशन को. लर्निंग इज़ बेस्ट डन थ्रू एनोलॉजीज. एनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम डी सीरियलाइजेशन समझेंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अभी एक यूज़ केस सिनेरियो दिया होगा एंड उसके केस से हम समझेंगे. Insecure deserialization. A tourist approaches you in the street asking for directions. They are looking for a local landmark and got lost. Unfortunately, English isn't their strong point, and nor do you speak their dialect either. एक टूरिस्ट आता है गली में आपके पास एंड वो आपसे पूछता है कि ये रास्ता कहाँ पर है. वो एक लोकल लैंडमार्क ढूंढ रहे हैं, मतलब आसपास की वो कोई जगह ढूंढ रहे हैं एंड वो कंफ्यूज हो चुके हैं या फिर वो गुम हो चुके हैं. अब उनको इंग्लिश आती नहीं है, आपको उनकी भाषा नहीं आती है. व्हाट डू? यू ड्रॉ अ मैप ऑफ द रूट टू द लैंडमार्क बिकॉज पिक्चर्स क्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स. अब आप क्या करते हो, आप अपनी जगह से उस लैंडमार्क तक का उनको मैप ड्रॉ करके दे देते हो. बिकॉज अगर आपको किसी पिक्चर को समझना है तो आपको कोई लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत नहीं है. दे वर एबल टू फाइंड द लैंडमार्क. आपकी वजह से उनको लैंडमार्क का पता चल गया कि आखिर वो कहाँ पर है.
Nice. You have just serialized some information where the tourist then deserialized it to find the landmark. अब आपने क्या किया था, आपने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सीरियलाइज किया था एंड टूरिस्ट ने जब वो लैंडमार्क को ढूंढा तो उस प्रोसेस में वहाँ पर चीज़ें डीसीरियलाइज हुई थी. अब ये तो थी जस्ट एक एनोलॉजी. इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. क्या कहता है? Serialization is the process of converting objects used in programming into simpler, compatible formatting for transmitting between systems or networks for further processing or storage. Alternatively, deserialization is the reverse of this, converting serialized information into their complex form, an object that the application will understand. तो अभी हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. सीरियलाइजेशन में क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग इनटू सिंपलर कंपैटिबल फॉर्मेटिंग फॉर ट्रांसमिटिंग बिटवीन सिस्टम्स. सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है जिनको हमने प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया है, हम उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में, जिसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आगे भेज पाए, उनको प्रोसेस करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए. डीसीरियलाइजेशन इसी का ही रिवर्स चीज़ है, जहाँ पर हम सीरियलाइज इन्फॉर्मेशन को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वापस कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट को एप्लीकेशन समझ सके. क्या आपको क्लियर है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, या फिर मैं रिपीट करूं? देखो, ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है, मैंने जावा में पढ़ रखे हैं. आपको इसमें जावा आनी चाहिए, पर अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना सिंपली इसको समझा सकूँ. उसके बाद क्या कहता है? वट डज दिस मीन? आखिर इसका मतलब क्या है? सी यू हैव अ पासवर्ड ऑफ पासवर्ड 123 फ्रॉम अ प्रोग्राम that needs to be stored in a database on another system. यहाँ पर क्या कहता है कि हमारे पास एक पासवर्ड है जिसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड 123. ये किसी प्रोग्राम का पासवर्ड है जिसको हमें स्टोर करना है एक डेटाबेस के ऊपर जो कि किसी दूसरे सिस्टम में है. टू ट्रैवल अक्रॉस अ नेटवर्क द स्ट्रिंग और आउटपुट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू बाइनरी. अब इसको अगर हमें नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करवाना है तो हमें इस पीस ऑफ टेक्स्ट को या ये जो भी चीज़ है हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में. बाइनरी क्या होता है? 0101 की फॉर्म को, जिसको कंप्यूटर्स या फिर एप्लीकेशन समझ सकते हैं. ऑफ कोर्स द पासवर्ड नीड्स टू बी स्टोर्ड एज पासवर्ड 123 एंड नोट इट्स बाइनरी नोटेशन. ये बात भी आपको याद रखनी है कि इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू जब ये ट्रैवल करेगा तब तो ये बाइनरी में होगा, बट जब ये सिस्टम पे जाएगा तब इसको स्टोर होना है एज पासवर्ड 123, ना कि उसकी बाइनरी नोटेशन में. वंस दिस रीचेज द डेटाबेस इट इज कन्वर्टेड और डीसीरियलाइज्ड बैक इनटू पासवर्ड 123 सो इट कैन बी स्टोर्ड. जब ये अपने डेटाबेस पर पहुंच जाए तब हमें इसको कन्वर्ट या फिर डीसीरियलाइज करना होता है अब इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि क्या थी? पासवर्ड 123, ताकि हम इसको स्टोर कर पाए. यहाँ पर इन्होंने इसका एक डायग्राम बना रखा है कि एक सिस्टम पर है पासवर्ड 123, इंटरनेट के थ्रू जब वो ट्रैवल किया तो 01 की फॉर्म में आ गया, एंड जब वो डेटाबेस पे गया तब वहाँ पर स्टोर हुआ एज पासवर्ड 123. हाउ कैन वी लेवरेज दिस? हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? सिंपली, insecure deserialization occurs when data from an untrusted party, that is a hacker, gets executed because there is no filtering or input validation. The system assumes that the data is trustworthy and will execute it no holds barred. अभी हम इसको समझते हैं क्या कहता है यहाँ पर कि इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन अकर तब होता है जब डेटा किसी अनट्रस्टेड पार्टी से आ रहा है एंड वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब चीज़ें चल रही हैं. यहाँ पर कोई भी चीज़ें फिल्टर नहीं हो रही, कोई भी इनपुट वैलिडेट नहीं किया जा रहा. सिस्टम को ये लगता है कि जो भी डेटा आ रहा है वो ट्रस्ट वर्दी है एंड वहाँ पर बिना रुके वो एग्जीक्यूट हो रहा है. देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेस टू फॉर्मेटिंग दैट डेटा इज सेंट अक्रॉस अ नेटवर्क एज. अब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जब भी हम डेटा भेजते हैं तो बेस टू फॉर्मेटिंग होती है बाइनरी.
बेस 2 का मतलब जिसमें 2 ही एलिमेंट्स है, जो कि है 0 एंड 1। टास्क 23 क्लियर है? देखो इसमें मेजर पोर्शन प्रोग्रामिंग का है। प्रेम एंड सनी, ओके। तो अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है, देन नेक्स्ट क्या कहता है, इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन कुकीज़, टास्क 28 नहीं टास्क 24। अब हमें कुकीज़ को समझना है कि आखिर कुकीज़ क्या होती है। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर उन्होंने ना इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। कुकीज़ को हम समझते हैं, कुकीज़ 101 में, यस द ओरिजिन ऑफ मैनी मीम्स, cookies are an essential tool for modern websites to function. Tiny pieces of data, these are created by a website and stored on the user's computer. देखो कुकीज़ के ऊपर प्रोग्रामिंग में, हैकिंग में बहुत सारी मीम्स भी बनती हैं। कुकीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी मदद से कोई भी मॉडर्न वेबसाइट फंक्शन करती है। अब ये कुछ कुछ छोटे छोटे पीसेज ऑफ डेटा होते हैं जो कि वेबसाइट क्रिएट करती है, बट वो उसको स्टोर करती एक बट जो भी चीज़ें हैं वो उसको स्टोर करती है यूज़र के कंप्यूटर पे। यहाँ पर क्या कहता है, कई बार आप किसी ना किसी वेबसाइट पे गए होगे, तब आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि दिस वेबसाइट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट कुकीज़, या वी यूज़ कुकीज़ टू एंश्योर डेटा। इस टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको येस या नो या फिर गॉट इट या रीड मोर इस टाइप के वहाँ पर प्रॉम्प्ट्स में मिलते हैं। You will see notifications like the above on most websites these days. Websites use these cookies to store user-specific behaviors like items in their shopping cart or session IDs. इस टाइप के नोटिफिकेशंस हमें आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखने को मिलते हैं। वेबसाइट्स कुकीज़ का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो यूज़र स्पेसिफिक बिहेवियर्स का के लिए उसको स्टोर कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आइटम्स आपने किसी शॉपिंग कार्ट में डाली हैं, या जहाँ पर भी सेशन जनरेट हुआ था कि आपने इस टाइम पर लॉगिन किया था, इस टाइम पर लॉग आउट किया था, तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कुकीज़ में स्टोर होती हैं। इन द वेब एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, हाँ, इन द वेब एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट, यू विल नोटिस कुकी स्टोर लॉगिन इन्फॉर्मेशन लाइक द बिलो, यक्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक वेब एप्लीकेशन के बैकएंड की चीज़ बता रखी है कि जिसको भी हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं वहाँ पर कुकीज़ कुछ इस टाइप से लॉगिन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई डेटा दे रखा है, देन आईपी दे रखा है, देन पाथ दे रखा है, देन सेशन बता रखा है, देन डे डेट टाइमिंग दे रखी है, देन आई थिंक उसके पासवर्ड्स या और भी डिटेल्स दे रखी हैं। Plain text credentials is a vulnerability in itself. It is not insecure deserialization as we haven't sent any serialized data to be executed. देखो अगर आपकी चीज़ें प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड है तो ये खुद में ही एक वल्नरेबिलिटी है, इसमें आपको किसी और वल्नरेबिलिटी को रेफर करना ही नहीं पड़ता। कुकीज़ आर नॉट परमानेंट स्टोरेज सॉल्यूशंस लाइक डेटाबेसेस। कुकीज़ कोई भी परमानेंट स्टोरेज सॉल्यूशन नहीं है जिस तरीके से डेटाबेस होते हैं। सम कुकीज़ सच एज सेशन आईडीज विल क्लियर व्हेन द ब्राउज़र इज क्लोज्ड, अदर्स हाउएवर लास्ट कंसिडरेबली लॉन्गर। कुछ कुकीज़ तो तभी ही बंद हो जाती है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है सेशन आईडी का, जब आप किसी ब्राउज़र को क्लोज करते हो, पर कुछ कुकीज़ ज़्यादा टाइम तक ऑन रहती हैं। ये चीज़ें बैकग्राउंड में भी चलती हैं, या फिर जब आप सेशन को दोबारा ऑन करते हो तब भी चलती है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एक्सपायरी टाइमर दैट इज सेट व्हेन द कुकी इज क्रिएटेड। अब इसका पता लगाया जा सकता है उसके एक्सपायरी टाइमर से, जो कि कब सेट होता है, जब भी एक कुकी क्रिएट की जाती है। अब यहाँ पर कुकीज़ से रिलेटेड उन्होंने कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स बता रखे हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, कुकी का नेम है, कुकी की वैल्यू है, सिक्योर ओनली है, एक्सपायरी एंड पाथ है। अब यहाँ पर ये चीज़ बता रखा है कि नेम और वैल्यू रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। नाम में क्या आता है कि किस नाम से कुकी सेट की जाएगी। यहाँ पर वैल्यू आती है कि वैल्यू हमारी प्लेन टेक्स्ट में भी हो सकती है, एनकोडेड भी हो सकती है।
सिक्योर ओनली में क्या होता है कि वो कुकी सिर्फ HTTPS कनेक्शन पे ही भेजी जाएगी। एक्सपायरी में क्या होता है, वहाँ पर एक टाइम स्टैम्प को सेट कर दिया जाता है कि कुकी अपने आप हट जाएगी इतने टाइम बाद। पाथ में क्या होता है कि कुकी सिर्फ उसी स्पेसिफाइड यूआरएल पर ही भेजी जाएगी जो कि रिक्वेस्ट के अंदर है। तो यहाँ पर कुकीज़ से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। देन कुकीज़ क्रिएट कैसे करते हैं इसका यहाँ पर डेटा दे रखा है। 1 मिनट देना आप मुझे। ओके हाँ, तो कुकीज़ को क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ बता रखी है। कुकीज़ कैन बी सेट इन वेरियस वेबसाइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कुकीज़ को सेट किया जा सकता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है जावास्क्रिप्ट का, PHP का या पाइथन का। अगर आपको नहीं पता, ये लैंग्वेजेस आपके वेबसाइट वेब डेवलपमेंट में काम आती हैं, ठीक है। द फॉलोइंग वेब एप्लीकेशंस इज डेवलप्ड बाय यूजिंग पाइथन्स फ्लास्क, सो इट इज़ फिटिंग टू यूज़ इट एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर जो ये वेब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल देने वाले हैं उसको डेवलप किया गया है पाइथन फ्लास्क की मदद से। अगर आपको नहीं पता, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्लास्क उसका फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देता है, डेट टाइम दे रखा है जो कि फेच करता है डॉट नाउ की मदद से। टाइम स्टैम्प दे रखा है जिसमें डेट टाइम स्पेसिफाइड होगा। देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम स्टैम्प दे रखा है कि जब भी कुकी सेट हो रही है। Setting cookies in Flask is rather trivial. Simply, this snippet gets the current date and time and stores it within the variable timestamp, and then stores the date and time in cookie name registration timestamp. This is what it will look like in the browser. ब्राउज़र में ये वाली कुकी कुछ इस तरीके से दिखेगी जो हमने बनाई है। इसका नाम है रजिस्ट्रेशन टाइम स्टैम्प, वो लिखा हुआ है। IP ऑटोमेटिक लेगी, स्लैश से इसमें पाथ होता है। ये कुकी सेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर सेशन आ रहा है। देन डेट टाइम वाली चीज़ें आ रही हैं जो हम ऊपर ले रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है, बट इस पोर्शन में भी आपको ना प्रोग्रामिंग समझ आनी चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग आती है आप लोगों को? सनी, प्रेम? ओके, प्रेम कह रहे हैं बेसिक्स आते हैं। ओके, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ना हैकिंग के अंदर ना हैकर्स को भी नहीं पता होता कि उनको अगली चीज़ क्या सीखनी पड़ जाए। इस वजह से हैकर्स को ना अडेप्टेबल होना होता है, एंड वो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या फिर जितनी ज़्यादा वो स्किल्स सीख सकते हैं उनको उतना ज़्यादा लेवरेज मिलता है। अभी अगर कुछ चीज़ नहीं पता तो डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हम ओवर द टाइम सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोड विद हैरी का भी 100 डेज पाइथन चैलेंज चल रहा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तो हम फ्लास्क की मदद से ये चीज़ें देखेंगे। बेसिकली पाइथन में फ्लास्क पे ये चीज़ बनी हुई है, तो देखते हैं क्या कहता है। इफ़ अ कुकी हैड द पाथ ऑफ webapp.com/login, what would the URL that the user has to visit? ओके, तो यहाँ पर इन्होंने URL पूछ रखा है ना, तो URL सेम ही तो होगा। इसका URL होना चाहिए webapp.com/login, करेक्ट है। अगर एक कुकी में उसका पाथ स्पेसिफाई कर रखा है webapplication.com/login, तो उसका वेबसाइट का URL भी वही होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला। What is the acronym for web technology that secure cookies work over? तो देखो यहाँ पर ना जनरली आपने अनसिक्योर्ड वाली चीज़ सुनी होगी HTTP के बारे में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी का ही सिक्योर्ड वर्जन होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो यहाँ पर सिक्योर कुकीज़ कौन से फॉर्म में स्टोर होती हैं? HTTPS में। इज़ इट क्लियर? देन यहाँ पर कुकीज़ का एक प्रैक्टिकल है। अगर आप कहो तो प्रैक्टिकल हम इसका ना कल करते हैं, बिकॉज इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन में अभी भी 2 टॉपिक्स हैं। अगर आप कहोगे आज करना है तो आज भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज आज हमने कई चीज़ें समझी। आज हमने ऊप्स के बारे में समझा, कुकीज़ के बारे में समझा, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के बारे में समझा।
अगर आपको आज करना है तो आप टुडे लिख दो, अगर कल करना है तो टुमारो लिख दो, ठीक है। TOD TOM ऐसे भी लिख दोगे, मैं तब भी करवा दूंगा, मैं समझ जाऊंगा। सनी कह रहे हैं टुमारो, प्रेम, ठीक है। तो बाकी पोर्शन हम कल करते हैं। अभी तक हमने टास्क 24 तक चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। कल हम करेंगे टास्क 25, टास्क 26। मोस्ट प्रोबेबली कल में हम ये 2 चीज़ें करने वाले हैं ताकि हमारा 78 कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमारा ओके, कंपोनेंट्स विद नॉन वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद 79 और 10 मोस्ट प्रोबेबली वो पोर्शन 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा। एंड ओवेस्ट टॉप 10 भी हमारा इस वीक में तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम कल के सेशन में। सो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।